वालेकुम। हीट के सिलसिले में हम तीसरा लेक्चर अपना करने जा रहे हैं और इसमें हमने प्रीवियसली जो चीज़ें स्टडी कर ली हैं, टेम्परेचर कर लिया है और थर्मामीटर के बारे में हमने पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन हमने स्टडी नहीं किया है। चलें इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इनएमलेस एक्सपेंशन ऑफ हीट की बात कर लेंगे और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमने करना है। बहरहाल देखते हैं। देखिए, लीनियर एक्सपेंशन तो हम पहले ही कर चुके थे। अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है देखें। देखिए, मैं पहले हेडिंग डाल दूँ, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखिए, जिस तरह किसी चीज़ को गर्म करने से उसकी लेंथ में इजाफे को लीनियर एक्सपेंशन ऑफ हीट कहते हैं, उसी तरह किसी चीज़ के गर्म करने से उसके वॉल्यूम में होने वाला इजाफा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। तो देखें, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब देखें इसकी 3 डायमेंशंस हैं। एक लेंथ इसकी ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है। जब आप इसे हीटअप करते हैं तो इसकी लेंथ में यहाँ से इजाफा होता है, यहाँ से इजाफा होता है, यहाँ से इजाफा होता है। 3 तरीक़ों के इजाफे होते हैं और जब ये तीनों इजाफे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कॉज करते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू change in temperature of a solid is called volumetric expansion of heat। देखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ हीट। अच्छा, अब जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी चेंज इन वॉल्यूम आता है वो डिपेंड करता है इनिशियल वॉल्यूम के। अगर पहला वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा ही होगा। यानी अगर आपके पास एक 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्ट है, उसे आप हीटअप करते हैं, और एक 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों को गर्म करते हैं, दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो जिसका वॉल्यूम 100 होगा उसमें इजाफा भी ज़्यादा ही होगा, और जिसका वॉल्यूम स्मॉलर होगा, 1 मीटर क्यूब होगा, उसमें इजाफा भी कम ही होगा। यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि अगर एक ही साइज़ के, एक ही वॉल्यूम के 2 ऑब्जेक्ट्स हों तो जिसका टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो ये आता है डेल्टा V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V1 डेल्टा T, और अगर ये वाली साइन यहाँ से हटा दें तो आता है इक्वल एंड कांस्टेंट V1 डेल्टा T। अच्छा, यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का वो बीटा कहलाता है, और ये है बीटा, और इस बीटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की क्या खासियत होनी चाहिए कि उसमें जो तीनों साइड्स हैं उसकी, यहाँ से भी 1 मीटर हो, यहाँ से भी 1 मीटर हो, और यहाँ से भी 1 मीटर हो, ये इसका साइज़ है, और मैं इसका वॉल्यूम निकालूँ तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये निकलेगा 1 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाए, यानी कि डेल्टा T कितना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर किसी 1 मीटर क्यूब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो उसके वॉल्यूम में जितना इजाफा होगा दैट इजाफा इज़ कॉल्ड
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैथमेटिकली बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये आपकी बुक में अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी थी, अल्फ़ा की डेफिनेशन हम पहले कर चुके थे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, हेडिंग डालनी है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और उसमें पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, फिर ये आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, और मैथमेटिकल प्रूफ करने के बाद बीटा लिखेंगे, बीटा के बाद उसकी डेफिनेशन, ये बीटा का तारुफ आपने करवा दिया। इसके बाद आपने लिख देना है मैथमेटिकली बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, और फिर इसके बाद आप इसको डिफ़ाइन कर दें कि चेंज इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब, ड्यू टू चेंज ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये बीटा की डेफिनेशन हो गई। और अब बीटा का यूनिट निकालना है अगर आपने, तो बीटा का यूनिट ये निकलेगा ऐसे कि पहले आप फार्मूला लिख दें। हम जानते हैं कि डेल्टा वी इक्वल होता है बीटा V1 डेल्टा ऑफ टी। बीटा को अकेला छोड़ दें, डेल्टा वी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब इनकी यूनिट्स रख दें। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, इस वाले वॉल्यूम का यूनिट भी होगा मीटर क्यूब। डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैंसिल हो गए, 1 ओवर डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इसे ऊपर ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, इसे पढ़ते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट ऑफ बीटा इज़ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कभी कभी टेम्परेचर केल्विन में भी लिया जाता है, तो इसलिए पर केल्विन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया, और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिस्कस हो गया पूरा। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लें इनएमलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इनएमलेस, इनएमली किसको कहते हैं? इनएमलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इनएमली का मतलब होता है बेकायदगी, पानी का बेकायदा फैलाव। अच्छा, सबसे पहले तो फैलाव का कायदा क्या है, हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि जब किसी चीज़ को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका साइज़ में इजाफा होता है। अच्छा, अब आयरन की किसी चीज़ को आप गर्म करें तो उसके साइज़ में इजाफा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास आयरन का कोई पीस है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। और अगर आप इसको ठंडा करना शुरू कर दें, फ़र्ज़ करें कि आप इसे फ्रीज़र में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब फ्रीज़र का टेम्परेचर सपोज़ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है, तो ये ठंडा होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट। और पहले इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम करते हैं, हम देखें इसकी लेंथ में थोड़ा कमी हो जाएगी। हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, इसकी लेंथ में और कमी हो जाएगी। हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, इसकी लेंथ और कम हो जाएगी। हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, इसकी लेंथ और कम हो जाएगी। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, इसकी लेंथ और कम हो जाएगी। इतनी कम नहीं होगी जितने मैंने निशान लगाए हैं, लेकिन कम होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आते हुए टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आएगा, चीज़ ठंडी होगी तो उसकी लेंथ में कमी वाक़ई होगी, उसमें सुकड़ाव होगा, फैलने के बजाय चीज़ सुकड़ जाएगी। ठंडा करने पे ऑब्जेक्ट्स सुकड़ जाते हैं, ठीक है, उनके साइज़ में कमी वाक़ई होती है। लेकिन पानी में कैसा होता है कि अगर पानी आपके पास हो और इसका टेम्परेचर हो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतना हो इसका वॉल्यूम। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर कम करते हैं और 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर। अच्छा, जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी 5 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड आए, वॉल्यूम कम हो गया। अब 4 से जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड जाएंगे, यानी 4 से कम किया है आपने टेम्परेचर, तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए, ये है बाकायदगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पानी के वॉल्यूम में इजाफा होगा, यानी इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, फिर आप क्या करें, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से और नीचे आ जाएँ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएँ, पानी और बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएँ, अब ठंडा कर रहे हैं आप, ठंडा करने से इसके साइज़ में कमी होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, ये और बड़ा हो जाएगा और फैल जाएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हैं, ये और बड़ा हो जाएगा, यानी पानी का साइज़ और बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, इसकी हाइट जिस कंटेनर में रखी है मज़ीद उसमें इजाफा हो जाएगा। यानी अगर आप बर्फ़ का कटोरा फ्रिज में रख दें और वो लबालब भरा हुआ हो तो आप देखेंगे कि उसमें से पानी फ़्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर निकल आएगा, या उसमें बबल बन जाएगा पानी बर्फ़ का, यानी आप देखेंगे कंटेनर से ऊपर उभर जाएगी बर्फ़। ये इस वजह से होती है कि 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पानी को ठंडा किया जाता है तो पानी फैलता है, हालांकि इसे सुकड़ना चाहिए। ये है एनामली, ये है बेकायदगी, और इस बेकायदगी को पानी का बेकायदा फैलाव कहते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसका उल्टा करता हूँ, यानी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बना हुआ है, अब मैं इसे हीटअप करता हूँ, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है, मैं इसे गर्म करता हूँ, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ। होना ये चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैं और गर्म करता हूँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम और नीचे आ जाएगा, पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। मैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हूँ, पानी और नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आऊँगा पानी और नीचे आ जाएगा। यानी 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो रेंज है जिसमें पानी का बिहेवियर उल्टा होता है, यानी 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पे पानी को फैलना चाहिए, लेकिन पानी सुखड़ता है, और 4 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करने पर बाकी चीज़ों की तरह इसे सुखड़ना चाहिए, लेकिन पानी सुखड़ने के बजाय फैलता है, यानी उल्टा रवैया इख्तियार करता है। तो कौन सी रेंज है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो रेंज है जिसमें पानी का बर्ताव असल बर्ताव से, नॉर्मल बर्ताव से उल्टा होता है। इस बिहेवियर को, पानी के इस बिहेवियर को इनेमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक्सपेंशन ऑफ वाटर वाइल कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इनेमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये अब इसकी डेफिनेशन हो गई। और इस टॉपिक को इन्होंने जो डिस्कस किया है वो आपका जो पेज है, ये पेज है बुक का 194, और इस पे इन्होंने ये देखें, ये टॉपिक नज़र आ रहा है आपको 11.13, ये डिस्कस किया इन्होंने, इनेमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और इसमें इन्होंने लिखा है व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और इसी के बाद नीचे कन्वर्सली इट एक्सपेंड्स व्हेन कूल डाउन फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वही बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था, दिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इनेमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इससे होता क्या है, देखें, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो वाटर का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, और सबसे कम वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। इस पर, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी है, द डेंसिटी इज़ मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्योंकि पानी का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, और जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बनेगा तो इसका वॉल्यूम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा ठंडा पानी होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, इसलिए बर्फ़ हमेशा टॉप से बनना शुरू होती है, इसके क्रिस्टल्स हमेशा टॉप से बनते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इनेमलस एक्सपेंशन में इन्होंने डिस्कस किया है। ये हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ
इन MLS एक्सपेंशन। अब ये इस बार का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नहीं है, तो आपने असाइनमेंट में इसे नहीं लिखना है। असाइनमेंट में आपने सिर्फ इन MLS एक्सपेंशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन लिखनी है। इफ़ेक्ट्स ऑफ इन MLS एक्सपेंशन ऑफ वाटर आपने ख़ुद से बस एक दफ़ा रीड कर लेने। ये लिखते हैं कि इन MLS एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज़ ब्लेसिंग फ्राम गॉड टू दी मरीन लाइफ। आबी हयात के लिए इन MLS एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है वो एक ब्लेसिंग है। वो इस वजह से है कि पानी जब बर्फ़ बनता है तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है। ज़्यादा ठंडे पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा ठंडा पानी टॉप पर आ जाता है, इसलिए बर्फ़ हमेशा टॉप से बनना शुरू होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि समंदरों और तालाबों में जब बर्फ़ बनना शुरू होती है तो ऊपर से बन जाती है, नीचे का पानी बर्फ़ नहीं बनता है, जिसमें कि मछलियाँ और आबी हयात फिर ज़िंदा रह सकती है। दूसरी बात कि इन विंटर वाटर सप्लाई लाइन्स में जो पानी होता है, जैसे कोयटा वगैरह में पानी की जो लाइनें हैं उनमें जब NMLS एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है, पानी जब जमता है तो फैलता है, और फैलने से क्या होता है वो पाइप क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं और लीक कर जाते हैं। और तीसरा जो बिहेवियर है इसका वो ये है कि रेनी वाटर जो होता है, बारिश का पानी, वो पहाड़ों में और जो क्रैक्स बने होते हैं पत्थरों के दरमियान और चट्टानों के दरमियान, उनमें सीप इन करता है, यानी उसमें दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जब ठंडा सीज़न आता है, पानी जमता है तो वो फैलता है, फैलने की वजह से इसका दबाव पड़ता है उन क्रैक्स के ऊपर, और इस तरह पत्थर और चट्टानें टूट टूट के गिरते रहते हैं। ठीक है, तो ये NMLS एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पढ़ लेंगे हम, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन करेंगे, और हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें मज़ीद बल्कि स्पेसिफिक हीट वगैरह भी करनी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।